के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज मैंने स्टोर करी हुई हैं। लाइक किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 15,000 है। ऐसे करके मैंने कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टोर किया हुआ। अब मुझसे कहा गया ये सारे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरीज आपने यहाँ पर लिस्ट में स्टोर करके रखी हुई हैं, सबकी सैलरी 5% बढ़ा दो। जिसकी सैलरी जितनी है उसमें 5% ऐड कर दो, इसमें 5% ऐड कर दो, इसमें 5% ऐड कर दो, सब में 5-5% ऐड कर दो। कैसे करें इस काम को? और ऐड करने के बाद एक लिस्ट में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटपुट में आप दिखा दें। यानी कि जो इंक्रीमेंट होना चाहिए हर किसी का, वो एक लिस्ट में ही स्टोर कहीं होना चाहिए, ताकि उसको आगे भी कहीं यूज करना चाहें तो कर पाएंगे। तो क्या अप्रोच फॉलो करें इस काम को करने के लिए? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस काम को करने के लिए? जैसा इन्होंने बताया कि हम पहले एक लूप लगा लेते हैं, लाइक फॉर एस इन सैलरी। तो एक एक सैलरी एस वेरिएबल में आती जाएगी हमारी। ठीक है, अब जो भी सैलरी आई है इस सैलरी का 5% निकालेंगे, एस इंटू 5 डिवाइड बाई 100। और जो भी आया उसको वापस से सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को अब या तो आप प्रिंट करा लें, प्रिंट कराएंगे तो सबकी सैलरी 5% बढ़कर प्रिंट हो गई। बट मैंने कहा कि मुझे ये एक लिस्ट में ही चाहिए, तो फिर आपने क्या करा, प्रिंट ना कराकर एक दूसरी लिस्ट बनाई, लाइक सैलरी टू, जो कि एम्प्टी रखी। और जो जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है उसको सैलरी टू में आके आप अपेंड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब आप सैलरी टू का यूज करेंगे हो जाए। अब मैं चाहता हूं इस लॉजिक को रीयूज किया जाए। रीयूज किया जाए का मतलब है कि अगर मेरे पास फिर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर किसी लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज रखी हैं और उन सब में मुझे 5% का इंक्रीमेंट करना हो, तो मुझे बार बार ये लॉजिक ना लगाना पड़े। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? एक फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए इसका नाम कर दिया चेंज सैलरी, किसी भी नाम से बना दो। इसमें आपसे सैलरी मांगी मैंने, और यहाँ पर एस, यानी कि ये वाला जो लॉजिक है ये यहाँ पर लगाया, और जो रिजल्ट आया उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब यही कोड फिर चलाया, देखना कैसे चलेगा। सैलरी टू, एक एम्प्टी लिस्ट बना दी, फॉर लूप फॉर एस इन सैलरी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो चेंज सैलरी वाला फंक्शन है इसे कॉल करूंगा, और इसमें क्या पास कर दूं, एस। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, और ये मुझे वापस क्या करके देगा, जो 5% इंक्रीमेंट है इस सैलरी में वो मुझे वापस करके दे देगा।
अब जो वापस आ रहा है उसको मैं सैलरी टू में क्या कर देता हूँ, अपेंड कर दूँ। एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं। तो अब आपको समझना होगा कौन सी अप्रोच बेटर है अगर मैं इन दोनों को एक ही जगह लिख दूं तो। ये भी काम वही कर रहा है, ये भी काम वही कर रहा है। कौन सी अप्रोच बेटर अप्रोच मानी जाएगी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन में कोड लिख गया है, अब इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल सिर्फ लूप के अंदर तक हमारा लिमिटेड हो गया, इसके बाहर इस लॉजिक का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी ये जो लॉजिक है एक फंक्शन में लिखा हुआ है, आप इसे लूप से यूज करें, इंडिपेंडेंटली कहीं भी चलाएं, कैसे भी कर सकते। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बेटर कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है। अब पाइथन के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है मैप। मैप फंक्शन का कहना यह है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, टपल है, सेट है, और उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं, हर वैल्यू के लिए आप कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो अभी आप लूप लगाकर कॉल कर रहे हैं। जो सामने कोड है उसे देखो। मैं चाहता था कि ये वाली जो लिस्ट है, तो मैं वापस लिख लेता हूं यहाँ पर। मैं चाहता था ये वाली जो लिस्ट है इसकी हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉल किया जाए। तो आपने खुद लूप लगाया, फंक्शन कॉल किया, रिजल्ट आया, एक नई लिस्ट में अपेंड किया। मैप नाम का पाइथन में एक रेडीमेड फंक्शन होता है, ये कहता है कि मैं आपका इतना काम बचा लूंगा, आप मुझे अपनी लिस्ट दे दो, ये रही, और मुझे वो फंक्शन दे दो जो इस लिस्ट की हर वैल्यू पर आप यूज करना चाहते हैं। ये वाला काम मैं कर दूंगा, लूप लगा के फंक्शन कॉल करना, फिर वैल्यू को अपेंड करना, ये सारे काम मैं कर दूंगा अगर आप मेरा यूज करते हैं तो। मैंने कहा चलो करते हैं। तो मैप फंक्शन को मैंने कॉल किया। मैप फंक्शन हमसे दो चीजें मांगेगा। सेकंड आर्गुमेंट वो लिस्ट जिसकी हर वैल्यू के लिए हम कोई फंक्शन रन करना चाहते हैं, तो वो लिस्ट का नाम है ये। और फर्स्ट आर्गुमेंट वो फंक्शन जो हम इस लिस्ट की हर वैल्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं, उस फंक्शन का नाम एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आप पास करेंगे। क्या नाम पास करें यहाँ पर? फिर चेंज सेल्फ। कॉल नहीं करना है। मैप फंक्शन ये कहेगा कि कॉल करने का काम तो मेरा है, आप तो बस मुझे बता दो कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, सिर्फ नाम लिखना है, कॉल नहीं करना है। अब इंटरनली मैप फंक्शन क्या करेगा, एक लूप लगाएगा, और वो लूप किसके लिए लगाएगा? इस लिस्ट के लिए लगाएगा, जैसे मैंने लगा रखा। तो कुछ इस तरह का कोड इंटरनली मैप के अंदर लिखा गया होगा, और फिर वो लूप अपने अंदर से इस फंक्शन को कॉल करेगा। कितनी बार कॉल करेगा? जितनी बार लिस्ट के लिए लूप चल रहा होगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल करेगा। और जितनी बार ये फंक्शन कॉल करेगा मैप, उतनी बार आर्गुमेंट में क्या पास करेगा? इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट जो लूप से आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, वही हमारा पास करते। ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा उस रिजल्ट को ये एक मैप टाइप में स्टोर करेगा। तो मैप फंक्शन जो रिजल्ट हमें देगा वो लिस्ट में रख कर नहीं देगा, एक मैप टाइप में रख कर देगा। आप उस मैप टाइप को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर उस रिजल्ट को दिखा सकते। अब आपको खुद से लूप लगाकर लिस्ट में अपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसने कुछ इम्पॉसिबल काम पॉसिबल नहीं करा है। इसने इन लूप लगाने वाला जो एक पोर्शन होता था छोटा 2 से 3 लाइन का, वो हमारा बचा लिया।
इससे ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमारे लिए एक लूप और अपेंड करना बचा लेता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए ये जो फंक्शन है, इसने हमें जो वापस किया वो लिस्ट नहीं था, वो एक मैप टाइप का हमारा डेटा था। अगर मैं उसी को प्रिंट करा दूं तो मैं कन्वर्ट ही नहीं कर रहा लिस्ट में, तो ये मैप ऑब्जेक्ट एट दिस एंड दिस, यानी कि इंटरली जो मैप टाइप बना होगा उसका एड्रेस आ गया, है ना। यानी कि कुछ ऐसा समझ लो कि एक नया डेटा टाइप होता है मैप डेटा टाइप, इसके अंदर आपका रिजल्ट आया होगा। हर बार इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई होगी वो यहाँ पर स्टोर हो गई होगी, और इसका जो एड्रेस है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब आप इन वैल्यूज को अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा मैप टाइप होगा। मैप फंक्शन मैप टाइप में हमें रिजल्ट वापस करता है। अब हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते, लिस्ट फंक्शन में मैप टाइप पास कर देंगे। जरूरी नहीं है कि लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, आप टपल में कन्वर्ट कर लीजिए रिजल्ट को। तो मैप टाइप को किसी में भी कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं, टपल में कन्वर्ट करके यूज कर लो, सेट में करना चाहते हो तो सेट में कर लो, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि सेट में फिर ऑर्डर का नहीं पता कि कौन किसका रिजल्ट, और मगर दो रिजल्ट सेम आ गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए जनरली लोग लिस्ट को या टप्पल को प्रेफर करते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने मैप टाइप के रिजल्ट को एक बार किसी कलेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, आइदर इन लिस्ट और टपल और सेट, तो अब उसी मैप टाइप को किसी दूसरे कलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, अभी देखो मैंने पहली बार में जो मैप टाइप का रिजल्ट आया था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में। अब आप सोच रहे हैं चलो उसी को टपल में कर लेते हैं, उसी को सेट में कर लेते हैं। एक बार जब मैप टाइप कन्वर्ट हो जाता है किसी भी कलेक्शन में तो वो फ्लश हो जाता है, उसके अंदर का डेटा अब नहीं बचता, तो बाकियों को एम्प्टी मिलेगा, बाकियों को मैप टाइप का डेटा मिलेगा ही नहीं। तो जो पहली बार आप कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें कर लेंगे उसको डेटा मिलेगा, बाकियों को फिर एम्प्टी हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो किसी एक में आप मैप टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर इन लिस्ट टपल और सेट। यहाँ पर जो आप पास करते हैं वो एक लिस्ट हो सकती है, वो एक टपल भी हो सकती है, एक सेट भी हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस भी पास कर सकते हो। तो अगर मैप का एक जनरल सिंटैक्स मैं बताऊं तो मैप में हम एक फंक्शन पास करते हैं और एक सीक्वेंस पास करते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस की हर वैल्यू के लिए जो फंक्शन आप रन करना चाहते थे वो फंक्शन ये रहा, और ये सीक्वेंस चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस हो, कुछ भी हो सकता है। ये इसका एक जनरल सिंटैक्स हो। मैप टाइप, अब कई तरह के टाइप होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे टाइप हैं जिनको तो हम जानते हैं, इंटीजर 10 20 30 50, -10 -50, फ्लोट 2.5 1.5, स्ट्रिंग हाई हेलो सोनू मोनू। ये वो टाइप हैं जिनकी वैल्यू को हम अच्छे से जानते हैं और इनके साथ फैमिलियर हैं। कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो कस्टमाइज हैं, मतलब जो हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बना सकते हैं, बट उनको कहीं शायद हम रियल लाइफ में ना देख पाए। तो मैप टाइप एक ऐसा टाइप है जो हमारे रिजल्ट को, जो एक एक वैल्यू पर फंक्शन कॉल करने से बनाए, उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया। इसका कहीं रियल लाइफ में आप देखोगे मैप टाइप का है तो कहीं बहुत ज्यादा यूसेज आपको नहीं मिलेगा। इसकी पिक्चर बनाना ब्रेन के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, नया टाइप है पहली बार। तो इस तरह से और बहुत सारे टाइप हैं जो आपको मिलते रहेंगे। यही लूप लगा के एक एक फंक्शन, एक एक वैल्यू पर जो लिस्ट आपने दी उसको फंक्शन कॉल करना, और उस फंक्शन से जो रिजल्ट वापस आया है उसको मैप के अंदर अपेंड करते रहना, फिर उस मैप को आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर। ठीक है।
अब इसको और प्रैक्टिस करते हैं सेम सिचुएशन के साथ। मान लीजिए इस बार मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज मैंने लिखी, लाइक सोनू, सचिन, हाय, विराट कोहली। अब ध्यान से सुनिएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप गलत आंसर दोगे। मुझे इस लिस्ट में जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उन सब की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? अच्छा, जो मैं करने जा रहा हूं, एक बार पहले क्वेश्चन दोबारा सुन लो और फिर जो मैं करने जा रहा हूं फिर बताओ सोचकर कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज रखी हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स रखे हैं। अब टास्क ये है कि जितने भी स्ट्रिंग एलिमेंट हैं हमें ये बताना है कि उनमें कितने करेक्टर्स हैं। जैसे इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं या 6 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो हर स्ट्रिंग वैल्यू की मुझे लेंथ निकालनी है, क्योंकि लेंथ ही तो ला कर देगा स्ट्रिंग के करेक्टर। तो अब जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है या नहीं? नहीं है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? ये लिस्ट की लेंथ निकालेगा। तो लिस्ट की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्ट्रिंग के लिस्ट के हर एलिमेंट जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं उनकी लेंथ चाहिए। तो अब एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाकर एक एक एलिमेंट बाहर निकालोगे, फिर एक एक एलिमेंट पर आप लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ तक सही है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये भी हो कि जो लेंथ निकल कर आएगी मुझे उस लेंथ को एक लिस्ट में स्टोर करते हुए जाना है, तो फिर आपको एक लिस्ट एम्प्टी पहले बनानी पड़ेगी लूप से पहले, और एक एक लेंथ जो आती जा रही है उस लिस्ट के अंदर आप क्या करते जाएंगे? अपेंड करते जाएंगे। जरा मैप के बारे में सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं इस काम को मैप से मैं एक लाइन में कर सकता हूं, मैं बिना मैप के 4 लाइन में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं मैप के साथ करने जाऊंगा इस काम को तो मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। सोचिए, मैप फंक्शन क्या कहता है कि मुझे एक फंक्शन दो और एक लिस्ट दो अभी के लिए। मेरे पास लिस्ट कौन सी है? एक्स। अब मुझे वो फंक्शन चाहिए जो इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए आप कॉल करना चाहते हैं। बताओ कौन सा फंक्शन होगा जो इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए हम यूज करेंगे इस बार? लेन फंक्शन। लेन फंक्शन ही तो चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख दो? लेन। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ फंक्शन देता हूँ वो मैं ही बनाऊंगा। पाइथन की लाइब्रेरी का कोई फंक्शन हो सकता है, मैंने बनाया मेरा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लेन फंक्शन यहाँ दे दिया। तो अब इस लाइन का मतलब यह है कि एक्स नाम की लिस्ट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं हर किसी के लिए लेन फंक्शन कॉल किया जाएगा, और हर किसी की लेंथ वापस आएगी। वो लेन वापस जो आ रही हैं वो कहाँ स्टोर हो रही होंगी? मैप के अंदर स्टोर हो रही होंगी। अब उस मैप को मैं किसमें कन्वर्ट कर ले रहा हूँ? साथ ही साथ लिस्ट में। उसी समय मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब उस लिस्ट को मैंने कहीं स्टोर कर लिया, लेट सपोज बाई वेरिएबल में स्टोर कर लिया हो गया। अब इसका आप कैसे यूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 12। तो बहुत आसान हो गया। अभी एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप खुद से बना लोगे मैप की डेफिनेशन, जबकि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है। अब इस बार सिचुएशन है, एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज रखी हैं, 10 20 30 40
स्ट्रिंग की फॉर्म में रखी हैं, ठीक है। मैंने आपको सम नाम का फंक्शन पढ़ाया था, किसी लिस्ट के साथ जब यूज करोगे तो सम फंक्शन उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कर देगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सम फंक्शन को काम करने के लिए लिस्ट चाहिए, लेकिन लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट न्यूमेरिक होना चाहिए, आइदर इंटीजर और फ्लोट होना चाहिए। बट यहाँ तो सारे एलिमेंट कैसे हैं? स्ट्रिंग है। तो अब अगर मैं इस काम को करना चाहता हूँ तो मुझे इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो इंट फंक्शन में मुझे एक्स के जीरो इंडेक्स की वैल्यू पास करनी पड़ेगी ऐसे करके, तब वो एक इंटीजर बनकर आएगा। अब ये काम मुझे इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। यानी कि ब्रेन के अंदर लेकर आओ कि आपको इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना है? इंट। तो आप क्यों कर रहे हो? काम करने पर नहीं, करवाने पर फोकस करेंगे। किससे करवाएंगे काम? मैप। मैप से बोलेंगे काम करो, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए इंट फंक्शन कॉल करो, कर देगा। आपका लूप बच गया, एक एक एलिमेंट के पास जाना आपका बच गया। अब मैप फंक्शन एक एक एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट करके मैप टाइप में स्टोर करेगा। अब मुझे उसे वापस में क्या बना देना है? लिस्ट। लिस्ट बनकर आ गई। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, हर एलिमेंट अब इसके अंदर कैसा हो गया होगा? इंटीजर टाइप का हो गया होगा। यहाँ पर सब स्ट्रिंग है, इंटीजर है। अब इस पे आप सम चलाओगे तो डेफिनेटली चलना चाहिए, अब प्रॉब्लम तो नहीं रही हमारे। अब मुझे क्या करना है? फिर से एक लिस्ट मिली और इस लिस्ट के अंदर 16, 25, 30, 125, 200, ये कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। अब मुझे क्या करना है? इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है। इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, ऐसे ही सबके निकालने हैं। तो हमें मेहनत नहीं करनी है। ऐसा करने के लिए थोड़ा भूल के हो गया, मैं याद दिला देता हूँ। मैथ एक मॉड्यूल होता है जिसको इंपोर्ट करते हैं, और मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है SQRT, स्क्वायर रूट। इसमें आप कोई नंबर पास करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट लाकर आपको दे देगा। अब मुझे करना क्या है? ये काम करना है, लेकिन ये काम किसके लिए करना है? इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए करना है। तो मैं लूप लगा के कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ? मैं ये काम कैसे करवाऊंगा? मैप से करवाऊंगा। देखो कैसे करवाओगे। तो लिखा मैंने यहाँ पर मैप। अब मैप को वो लिस्ट दे दी जिसके हर एलिमेंट के लिए आप स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कराना चाहते थे। तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे SQRT? नहीं, मॉड्यूल का नाम लगा के लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, अभी ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्या SQRT तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या लिखोगे? math.sq। अब जो रिजल्ट आएगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके साथ ही साथ प्रिंट करा देते हैं। बाकी तो आप समझ ही गए। ठीक है, चलिए अब मैप का नेक्स्ट लेवल उसको समझते हैं। अभी हम मैप के फर्स्ट लेवल पर थे, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हुआ कि मैप का यूज हमें कब करना चाहिए? जब मेरे पास कोई एक सीक्वेंस हो और उस सीक्वेंस के हर एलिमेंट के लिए
मुझे कोई एक फंक्शन कॉल करना हो और जो हर बार फंक्शन कॉल करने से रिजल्ट बन रहा है उसको वापस से मुझे एक सीक्वेंस में रखना हो, तो उस पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो इसका यूज डेटा एनालिटिक्स में बहुत होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है, जो डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे वो ये काम डेली करेंगे, उनके लिए तो ये भूलना भी मुश्किल होगा क्योंकि उनको डेली करना होगा ये काम। मान लीजिए कोई एक्सेल फाइल है, अब इस एक्सेल फाइल के अंदर मान लीजिए एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है मान लीजिए यहाँ पर एज, एक कॉलम है मान लीजिए यहाँ पर सैलरी। तो किसी एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। अब किसी का नेम ऐसे लिखा हुआ है सोनू, किसी का नेम ऐसे लिखा हुआ है मोनू, किसी का नेम ऐसे लिखा हुआ है चिंटू, किसी का नेम ऐसे लिखा हुआ है पिंटू। बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा, डॉट डॉट डॉट। एज 20 लिखी है, किसी की एज -5 आ गई है, किसी की 34 आ गई है, -50, किसी की -31 आ गई है, डॉट 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 ऐसे करके। ऐसी सबकी सैलरी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रखी हुई। तो अब हमें क्या करने को दिया गया, हमसे ये कहा गया कि भाई इस नेम कॉलम में एक सेम केस लगा दो, या तो सबको लोअर केस में ले आओ या सबको अपर केस में ले आओ। अब ये काम पाइथन प्रोग्राम से करना है, एक्सेल के फंक्शन का यूज करके नहीं करना है। तो पहले क्या करोगे, इस एक्सेल फाइल को पाइथन प्रोग्राम में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे अभी वो सीखने की जरूरत नहीं है, पाइथन प्रोग्राम के अंदर इस एक्सेल फाइल को लेकर आ गए। ठीक है, उसके बाद हर कॉलम को एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि जो नेम कॉलम है इसको एक लिस्ट बनाकर हम प्रोग्राम में ले आएंगे। तो एक लिस्ट बन गई हमारी, यहाँ पर मान लीजिए नेम नाम से हमने लिस्ट बना ली, उसमें सारी वैल्यूज आ गई। अब मैप फंक्शन की याद कर ली हमने, मैप फंक्शन के अंदर क्या पास कर दिया, ये लिस्ट पास कर दी, और वो फंक्शन जो हर वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा वो यहाँ पास कर दिया, काम हो गया वो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे यूज केस आएंगे। अब जैसे एज कॉलम है, अब एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बाई मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकती है। मैं चाहता हूं हर वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बना दो, तो हर वैल्यू को बनाना है, तो एक वैल्यू को बनाने के लिए एबीएस फंक्शन होता है पाइथन में। एबीएस फंक्शन में आप कुछ भी लिखोगे तो वो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाकर वापस कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन सब पे चला दो, तो सब पे हम क्यों चलाएंगे, इस पूरे कॉलम को लिस्ट बना दो, मैप फंक्शन को याद करो, मैप फंक्शन में एबीएस फंक्शन दे दो और मैप फंक्शन के अंदर ये लिस्ट दे दो, काम हो गया। इन दोनों को वर्चुअली सोचो कि एक नेम नाम की लिस्ट है और यहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ है ऐसे करके। अब मुझसे कहा गया इन सबको लोअर केस बना दो, सबको लोअर केस बना दो। तो थोड़ा सा सीखने वाला पॉइंट है इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपने समझ ही लिया। तो मैप फंक्शन को याद किया, मैप फंक्शन में वो लिस्ट पास कर दी जिसके हर एलिमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। अब वो काम कैसे किया जाता है उसका फंक्शन यहाँ पास करना होता है। तो लोअर नाम का एक फंक्शन पाइथन में होता ही नहीं है, ऐसे कैसे नहीं होता, आपने पढ़ा है, हमने चलाया है, होता है। ध्यान से सुनेंगे शब्दों को, लोअर नाम का फंक्शन होता ही नहीं, आप चला के देख लो एरर आ जाएगी। क्योंकि लोअर नाम का क्या होता है, मेथड होता है। अब अगर मैथ में आप कोई मेथड पास करते हैं तो जिस टाइप का वो मेथड है उस टाइप का नाम डॉट लगा के पास। तो अब
हमारा मैप फंक्शन क्या करेगा, इस लोअर मेथड को इस स्ट्रिंग के हर एलिमेंट के लिए कॉल कर देगा, रिजल्ट आएगा उसे एक लिस्ट में स्टोर कर लो, आगे यूज करना है तो आगे यूज कर लो, एम नाम की लिस्ट बना के। तो मैप फंक्शन में अगर फर्स्ट आर्गुमेंट एक मेथड है तो मेथड के नाम से पहले डॉट और डॉट से पहले उसका डेटा टाइप। मैप फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन पास करते हो जो किसी मॉड्यूल के इंपोर्ट होने से ही अवेलेबल होता है तो भी इसी तरह का सिंटैक्स है, उस मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो मैप के अंदर इस तरह का जो सिंटैक्स होगा, ये सिंटैक्स आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कि अगर मैंने मैप के अंदर लिखा ए डॉट बी और यहाँ पे कर दिया सी, तो ये तो कंफर्म है कि सी कोई एक सीक्वेंस है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, रेंज फंक्शन है, स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपको समझने में आपको अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना होगा। अब आप इसको दो बातें कह सकते हैं। पहली बात ये कह सकते हो कि भाई इसमें ए मॉड्यूल का नाम है और बी उसके एक फंक्शन का नाम है, जैसे मैथ डॉट एसक्यूआरटी। दूसरा आप क्या समझ सकते हो कि भाई ए डेटा टाइप का नाम है और बी उसके मेथड का नाम है, जैसे एसटीआर डॉट लोअर। तो देखकर आप कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन क्या है, आपकी नॉलेज आपको बताएगी, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि ए कौन है और बी कौन है। लेकिन अगर आप जुपिटर या आइडल में काम कर रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशन देखकर आप समझ जाओगे कि क्या है। कलर कॉम्बिनेशन देखना, अगर ये मॉड्यूल का नाम और उसके फंक्शन का नाम वाला सिंटैक्स है तो मॉड्यूल का नाम यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा गया और फंक्शन का नाम ब्लू कलर से लिखा गया। लेकिन अगर ये हमारा डेटा टाइप डॉट उसके मेथड का नाम होता तो ये तो ब्लू कलर से लिखा गया, लेकिन डेटा टाइप को क्या कलर दिया गया है, ग्रीन कलर। अब आप नोटपैड पे काम करोगे तो ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़े ना आएंगे नोटपैड पे, ये तो चलो आइडल पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आइडल पे, वहां पे कलर कुछ और बनेंगे, साइड में पर्पल बनता है या कुछ और बनता है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन आइडल में भी है और जुपिटर में भी है। लेकिन अगर आप प्लेन नोटपैड पर आ जाओगे तो वहां पर कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता, वहां पर आपके नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस ही काम में आएगा समझने के लिए कि ऐसी सिचुएशन में ए को क्या है और बी को क्या माने। चलिए, अब मैप का जो अगला लेवल मैं आपको बताना चाह रहा था उसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास इस बार दो लिस्ट है, एक नहीं है दो लिस्ट। यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और वाई यहाँ कर दिया, मान लीजिए 5 6 7 8 9। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि अच्छा चलो मीनिंगफुल कुछ करके देखते हैं। ये बेसिक सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, मान लो 10,000, 20,000, 30,000, 14,000, 15,000, ये कुछ एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी है और ये उन एम्प्लॉयज का एचआरए है। ठीक है, 5,000, 6,000, 3,000, है ना, ऐसे ही मान लो कुछ भी, 8,000 और ये चालू 9,000। अब आपको इनकी कंप्लीट सैलरी बनानी है, बेसिक प्लस एचआर, बस इतना ही करना है। तो कैसे करोगे, हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में उसी एम्प्लॉय का एचआरए जोड़ोगे। तो 10 में 5 जोड़ोगे, 20 में 6 जोड़ोगे, 30 में 3, 14 में 8, 15 में 9। इस काम को आपको करना है, ये बहुत कॉमन टास्क है। ठीक है, तो आप इस काम को कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम कर दिया मान लीजिए सैलरी। अब सैलरी फंक्शन में मैंने आपको दो चीजें पूछी, किसी एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी बताओ और उसी एम्प्लॉय का एचआरए बताओ कितना है। अभी क्या करेगा फंक्शन, रिटर्न कर देगा उन दोनों का सम, बी प्लस एच। अब जैसे मान लो आपने पहले वाले एम्प्लॉय की टोटल सैलरी निकालनी है, तो आप क्या करो, आप बेसिक वाली जो लिस्ट है इसके जीरो इंडेक्स के एलिमेंट सेल फंक्शन को कॉल करो, उसके जीरो इंडेक्स के एलिमेंट पर जाओ और वो पास कर दो।
और यहाँ से HRA लिस्ट के 0 इंडेक्स के एलिमेंट को पास कर दो। तो यहाँ पे कौन आएगा 10, यहाँ पर कौन आएगा 5, पहुंच गए यहाँ पर, वापस जोड़कर आ गए। अब ये काम मुझे सबके लिए करना है, सिर्फ एक के लिए नहीं करना है, ये काम मुझे सबके लिए करना है। तो कैसे करोगे? मैप की याद आ रही है, लेकिन मैप में अभी जो मुझे पढ़ाया गया है वो और अभी जो डिस्कस किया जा रहा है थोड़ा अलग है। क्योंकि मैप का जो फॉर्मेट था वो ये था कि आप ये एक फंक्शन पास करते हैं, कर दिया। यहाँ पर आप एक ही तो लिस्ट पास करते हैं, इस बार तो मेरे पास 2 लिस्ट हैं। तो क्या मैप में हम 2 लिस्ट पास कर सकते हैं, 3 पास कर सकते हैं, 4 पास कर सकते हैं? एक तो आती है, देख ली हमने, कई एग्जाम्पल कर लिए। मैं 2, 3, 4, 5 लिस्ट पास करना चाहता हूँ मैप के अंदर, तो क्या हम कर सकते हैं? आंसर इज यस। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो फंक्शन दे रहे हैं वो कितने आर्गुमेंट का। अगर वो फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट का है तो एक ही लिस्ट पास करेंगे। ध्यान से देखो, अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जितने फंक्शन मैंने बनाए हैं, सब सिंगल आर्गुमेंटेड है, सब सिंगल आर्गुमेंट वाले थे। ठीक है। अब जो मैंने फंक्शन यहाँ बनाया है ये कितने आर्गुमेंट वाला है? तो मुझे यहाँ पर अब 2 लिस्ट पास करनी होगी, पहली वाली लिस्ट कॉमा दूसरी। तो इंटरनली अब क्या होगा? इंटरनली अगर मैं कोड आपको दिखाऊं, इसका लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, तो कुछ ऐसे चलेगा, फॉर बी कॉमा एच इन जिप बेसिक कॉमा HRA। यानी कि जो 2 लिस्ट आपने दी हैं, इन दोनों लिस्ट को पैरेलली ट्रेड करेगा मैप फंक्शन। और पैरेलली ट्रेड करने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? जिप फंक्शन पढ़ाया। तो इंटरनली जिप फंक्शन चलेगा और जिप फंक्शन में एक एक एलिमेंट दोनों के निकालेगा, और यहां से फिर क्या करेगा? ये जो सैलरी फंक्शन आपने बनाया है इसे कॉल करेगा, और इसमें क्या करेगा? पास फर्स्ट इटरेशन से जो बेसिक का आया है एलिमेंट वो, और जो यहाँ से आया है वो, ऐसे पास करेगा। तो इंटरनली ये कोड इस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा बिहाइंड द, और एक एक एलिमेंट जो आता जाएगा वो हमारा मैप के अंदर स्टोर होता चला जाए। उस मैप को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखा सकते। हो गया, हमने यहाँ पर सोच लिया। ये आपकी टोटल सैलरी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई नेट सैलरी। पहले एम्प्लॉय की नेट सैलरी 15 हो गई, इस कितनी हो गई, इस कितनी हो गई, इस कितनी, ग्रॉस सैलरी कह लो, कोई बात नहीं। इस तरह से हम मैप फंक्शन के अंदर कितने लिस्ट पास कर सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कितने आर्गुमेंट वाला है। तो जब हम ये बात नहीं जानते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूल था कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट का होना चाहिए, क्योंकि एक लिस्ट है, उसके एक एक एलिमेंट उसमें पास होगा। अगर 2 लिस्ट है तो ये 2 वाला होना चाहिए। अगर मैं 3 लिस्ट पास करूंगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे कह दूं भाई बेसिक हो गया, HRA हो गया, टी और लगा दो, DA लगा दो, तो 4 लिस्ट हो गई। तो आपको यहाँ 4 आर्गुमेंट बनाने वाला फंक्शन चाहिए होगा, वो पास करेंगे यहाँ पर। चलो, तो ये हमारा मैप फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक मिलता जुलता, तो एक और फंक्शन है इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम है फिल्टर। है जी। मतलब एक्सेल को पाइथन में लाना होगा तब ये सब चलेगा। हाँ, वो पढ़ेंगे जब पांडास वांडास में आता है। चलिए फिल्टर फंक्शन की बात करते हैं, ये आपस में बात ना करें, है ना। फिल्टर फंक्शन सेम फॉर्मेट है, एक फंक्शन आपसे मांगेगा और एक सीक्वेंस आपसे मांगेगा। बिल्कुल जैसे मैप है बिल्कुल ऐसे ही है ये, लेकिन अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है इस बार। अप्रोच कैसे डिफरेंट है वो देखो। यहाँ पर जो आप अपना फंक्शन दे रहे हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। फंक्शन थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, रिटर्निंग
बूलियन। तो ऐसा फंक्शन आप यहाँ पास करेंगे जो बूलियन वापस करता हो। तो फिल्टर फंक्शन के नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ फिल्टर किया जाएगा, है ना, कुछ फिल्टर करके अलग करेंगे, छानेंगे कुछ ना, ऐसा साइंस आ रहा है। तो फिल्टर को कैसे बताएंगे कि इसको अलग करो या ना करो, ट्रू फॉल्स का यूज करके। तो अब इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक बूलियन वैल्यू वापस करना चाहिए। थोड़ा बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए चेक नाम। ये कह रहा है मुझे एक नंबर दो, और अगर वो नंबर हमारा पॉजिटिव हुआ, अगर वो नंबर हमारा पॉजिटिव हुआ तो मैं ट्रू दूंगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो मैं फॉल्स दूंगा। इवन वो जीरो भी होगा तो भी मैं ट्रू दूंगा। ठीक है, तो अब क्या इसके अंदर लॉजिक लिखोगे कि अगर नंबर है वो जीरो या पॉजिटिव हो तो ये वापस करेगा ट्रू। क्या लिखें, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से रिटर्न कराएंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, रिटर्न कराएंगे ट्रू। एल्स रिटर्न कराएंगे और, यानी कि ये फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो किसी नंबर के बारे में चेक करके बताएगा। अगर ये ट्रू कह रहा है फंक्शन तो वो नंबर या तो जीरो या पॉजिटिव है कोई भी, और अगर ये फंक्शन फॉल्स कह रहा है इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा कैसा है, नेगेटिव। अब मान लीजिए एक लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट में कुछ नंबर रखे हुए हैं, 10, -5, 20, 0, -4, -3, 5। अब मुझसे कहा गया इस लिस्ट में से पॉजिटिव एलिमेंट को फिल्टर कर दो। मुझे इसमें से सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग जीरो, बस उन्हीं को चाहिए, नेगेटिव नंबर की मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को एक तरीके से हम कहना चाहें तो कह सकते हैं फिल्टर करना है। अब फिल्टर करने का क्राइटेरिया क्या है, वो हमें बता दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर या जीरो फिल्टर करना है। अब इस काम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक फंक्शन से पहले करके आ चुका हूं। तो मैंने क्या करा, फिल्टर फंक्शन को कॉल किया और फिल्टर से कहा कि फिल्टर येलो लिस्ट, और इस लिस्ट के एलिमेंट को फिल्टर करना है। किस लॉजिक के थ्रू फिल्टर करना है वो आपको एक फंक्शन के थ्रू बताया जा रहा है। फंक्शन का नाम क्या कर दिया। अब बिहाइंड द सीन क्या होता है वो समझिए। फिल्टर फंक्शन इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट पर चलेगा, और पहली बार जब चलेगा तो 10 आ गया। अब 10 के लिए चेक फंक्शन कॉल करेगा, यहां पर नम में आ गया 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। फिल्टर को क्या मिला, ट्रू मिला। फिल्टर को जैसे ही ट्रू मिला, फिल्टर ने देखा कि वो कौन सा एलिमेंट था लिस्ट का जिसने ट्रू दिया है, 10। फिल्टर ने उसको उठा के अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो फिल्टर के अंदर आ गया 10। उसके बाद अब -5, इस पर चेक फंक्शन चला, नम के अंदर -5 आ गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। रिटर्न क्या हुआ यहाँ से, फॉल्स, क्योंकि एल्स चलेगा। एल्स ने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। फिल्टर को क्या मिला, फॉल्स। किस एलिमेंट के मिला, -5 के लिए। फिल्टर क्या कहता है कि मुझे जिस एलिमेंट के लिए चेक फंक्शन ट्रू देगा मैं उसको फिल्टर में रखूंगा, बाकी एलिमेंट को इग्नोर कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 5। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया वो एक फिल्टर टाइप में आया होगा, तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वापस से इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट। जो रिजल्ट आए आप उसे एक लिस्ट में स्टोर करके प्रिंट करें या डायरेक्ट प्रिंट करें, वो आप पे डिपेंड करें। तो फिल्टर फंक्शन काम होता है किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो जो एलिमेंट उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको कॉपी करके एक नई लिस्ट में रखते हैं। सबके लिए, लिस्ट के लिए भी, टपल के लिए भी, सेट के लिए भी, सबके लिए यूज होगा।
और जब वापस आप रिजल्ट को कन्वर्ट करते हैं, उसको भी आप लिस्ट में, टपल में, कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या चीज फंक्शन है ये हो गया। नहीं, ब्लैक कलर तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर वो मेथड होता उसके पहले टाइप लगाते, अगर वो एक मॉड्यूल का फंक्शन होता तो उसके पहले डॉट लगा के मॉड्यूल का नाम लगाते, तब फंक्शन कलर चेंज होता। देखो क्लास में जब आप आते हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, है ना। आपसी चर्चा क्लास के बाद लैब है, वहाँ बैठ के आराम से करो। अगर आप यहाँ आपसी चर्चा करोगे तो गलत नहीं है वो। हो सकता है आप क्लास का ही आपस में डिस्कस कर रहे हो, बट द थिंग इज जो मैं बता रहा हूँ फिर वो मिस हो जाएगा। फिर आपस में चर्चा करोगे सर ने क्या बताया था, क्योंकि जब मैं बता रहा था तब आप आपस में कुछ बात कर रहे थे, और मैं ये कह रहा हूँ मीनिंगफुल बात ही कर रहे थे। बट थिंग इज कि जो मैं बोल रहा था फिर वो निकल गया, फिर उसके लिए फिर बात करोगे दूसरे से कि क्या बता रहे थे सर अभी। तो ऐसे तो पूरी क्लास में चलता रहेगा, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगे आप मेरे साथ। आप आपस में 22.5 घंटे 20 घंटे एक दूसरे के साथ रह सकते हो, मेरे साथ आपको 150 2 घंटे मिले हैं बस। तो अभी क्लास में जितना मुझसे बात कर सकते हो मुझसे करो। आपस में तो आप कोई भी कर लो, क्लास के बाद मैं अपने दूसरे बैच में ले लूंगा, और आप फ्री हो कहीं भी जाओ, बात करो जितना करना। ठीक है, चलिए। नहीं, हम बना रहे हैं, आ थोड़ी रहे हैं। नहीं, वापस से फिर एक्सेल में राइट करेंगे ना, रिपोर्ट बनाने वाला काम तो फिर डेटा एनालिटिक्स में आके ना। अभी तो वो क्लास काफी दूर है, अभी तो हम बेसिक पाइथन पे चल रहे हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग। चलो पहले इसको यूज केस के साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब मान लीजिए मैं फिल्टर से ये कहूं कि मुझे ना इस लिस्ट के अंदर से नेगेटिव एलिमेंट ला कर दो, तो फिल्टर को ये नहीं पता कि नेगेटिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं। या फिल्टर से मैं ये कहूं कि वो एलिमेंट लाकर जो 10 से बड़े हैं। अब फिल्टर को कुछ नहीं पता, फिल्टर तो ये कह रहा है जो भी मुझसे करवाना चाहते हो उसका कंडीशन बनाओ और ट्रू वापस करा दो। तो जब जब ये फंक्शन मुझे ट्रू देगा उन एलिमेंट को फिल्टर करूंगा। अब आप इसका उल्टा कर दो, यहां पर आपने कर दिया फॉल्स, यहां आपने कर दिया ट्रू। तो अब फिल्टर को क्या पता नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जैसे ये पता है कि मुझे ट्रू कब मिला था, मुझे ट्रू कब मिला था, इस फंक्शन अब कब देगा ट्रू, ये जब एलिमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर फिल्टर हो जाएंगे। हाँ, फिल्टर फंक्शन हमेशा ट्रू पे वर्क करेगा। तो आपको सोचना होगा कि कब आप ट्रू वापस करना चाहते हैं फिल्टर के लिए। तो जिन जिन एलिमेंट के लिए फिल्टर को ट्रू मिलेगा उन उन एलिमेंट के लिए वो फिल्टर करता है। अभी आपका लॉजिक होगा कि किसके लिए करते हो, सोचो। फिल्टर कह रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, मैं तो आपकी बात तो मानूंगा। आपने जब ट्रू दिया तो मैंने कहा भाई ये सही है, तो अब बताओ फिल्टर से क्या फिल्टर हो जाएगा। इस वाले एग्जांपल में अगर मैं दोनों जगह से ट्रू वापस कर दूं तो बताओ फिल्टर किन किन एलिमेंट को लिस्ट में से फिल्टर करेगा। तो उसे पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो आप बता रहे हो उसे। अब अगर मैं सेम सिचुएशन में ऐसे कर दूं, यहाँ पर यहाँ भी फॉल्स कर दूं और यहाँ भी फॉल्स कर दूं, क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, खाली है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी ट्रू वापस दिया ही नहीं। तो फिल्टर फंक्शन सिर्फ ट्रू वैल्यू पे काम करता है। फिल्टर को जब जब ट्रू मिलेगा तभी वो एलिमेंट को निकालेगा, फॉल्स पे काम नहीं करता, सिर्फ ट्रू पे काम करता है। चलिए, तो फिल्टर फंक्शन। अच्छा मान लीजिए, अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे एक लिस्ट गिवन हो
और उसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इसमें से इवन एलिमेंट फिल्टर करने हैं यूजिंग फिल्टर फंक्शन। तो बताओ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि मैं इस काम को फिल्टर फंक्शन से कर पाऊं। पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लो, मान लो फंक्शन का नाम आपने इवन रख लिया, और इसमें एक नंबर आएगा, लॉजिक लिखोगे। अब आप ये सोचिए कि आप कौन कौन से एलिमेंट फिल्टर करना चाहते हैं, इवन। तो इस फंक्शन के अंदर इवन पर ट्रू वापस करिए। इफ नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब उसके बाद फिल्टर फंक्शन को याद करिए। फिल्टर फंक्शन में अपना वाला फंक्शन पास कर दीजिए और अपनी लिस्ट पास कर दीजिए। रिजल्ट फिल्टर में आएगा, आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा लो। चलिए, तो लिस्ट और मैप और फिल्टर, ये दो फंक्शन आगे चलकर काफी यूज होते हैं, तो कंप्लीट हो गए हमारे। कोई सा फंक्शन आप ले सकते हैं। अब फिल्टर का काम है जो फंक्शन आप दे रहे हैं वो बूलियन वैल्यू वापस कब कर रहा है, जिस एलिमेंट के लिए बूलियन वैल्यू वापस करेगा उसको फिल्टर कर लेगा। आप यहाँ फंक्शन अपना बना के दो, कोई मॉड्यूल का दो, कोई कहीं से ला कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। तो हो जाना चाहिए, नहीं होता है। होता है। सफल में होता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। पाइथन में फंक्शन हमने पढ़ लिया, फंक्शन का चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था हमने। लास्ट में ये वाला पॉइंट बचता था, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पाइथन में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारा नेम्ड फंक्शन और एक होता है हमारा एनोनिमस फंक्शन। नेम्ड फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। प्रीति बताइए क्या पूछना है। सर ये जो आपने बताया है फिल्टर फंक्शन आपने बोला है इसमें मॉड्यूल लगा करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो जो बुलियन फंक्शन, ये तो बुलियन जो है ये ट्रू और फॉल्स के लिए काम करेगा ना, तो फिर मॉड्यूल में हम कैसे करेंगे, फिल्टर लगाएंगे फिल्टर फंक्शन। अगर कोई आप ऐसा फंक्शन पास करते हैं फिल्टर में जो बूलियन वापस नहीं करता है, तो वो रूल यूज करेगा जो मैंने आपको एक पहले से पढ़ाया था, 0 0.0 नन, अच्छा, इनको फॉल्स मानेगा, बाकी सबको ट्रू मान लेगा। ठीक है, ठीक है। राजी, बताइए। तो ये फिल्टर फंक्शन स्ट्रिंग में भी यूज हो सकता है? कहीं भी यूज हो सकता है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए आप स्ट्रिंग से क्या फिल्टर करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा फिर तो। एग्जैक्टली। ओके सर। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो दो तरह के फंक्शन पाइथन में होते हैं, नेम्ड फंक्शन और दूसरा है एनोनिमस फंक्शन। नेम्ड फंक्शन वो होता है जिसका एक नाम होता है, जिसकी पहचान होती है, जिसको आप उसके नाम से कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसकी प्रोग्राम में पहचान नहीं होती है, जिसको आप अपने प्रोग्राम में पहचान नहीं पाएंगे, उसे बोलते हैं एनोनिमस, जिसको कोई पहचान ना हो। चाहे ये फंक्शन वर्ड है चाहे रियल लाइफ का वर्ड है। रियल लाइफ में भी अनोनिमस वर्ड को सुनते हैं कई बार, जैसे अक्सर आप फेसबुक पर पोस्ट आती हैं, देखते हो, लोगों के विचार पढ़ते हो, तो लिखा होता है बाई दिस बाई दिस,
कई पोस्ट लिखा होता है बाय एनोनिमस। ये बात किसने कही पता नहीं किसने कही है, बट कही है किसी ने। तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? जिसकी पहचान नहीं है उसे एनोनिमस कहते हैं। लेकिन है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे लोगों को या ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एनोनिमस कहते हैं। पाइथन के अंदर एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका नाम नहीं होगा। फंक्शन बनाएंगे लेकिन उसका नाम नहीं होगा। अभी तक आप जितने फंक्शन बनाते हैं सबके नाम तो होते हैं, तभी तो आप उन्हें कॉल कर पाते हैं, है ना? तो अब नेम्ड फंक्शन को बनाने के लिए पाइथन में डेफ कीवर्ड का यूज होता है। तो आज तक हम जितने फंक्शन बनाते थे, हर फंक्शन को डेफ कीवर्ड के साथ हम लोग बनाते थे। एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में कीवर्ड यूज होता है लैम्डा कीवर्ड। तो जब भी मुझे पाइथन में एनोनिमस फंक्शन बनाना होगा, मैं हमेशा किसका यूज करूंगा? लैम्डा कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक। तो अब जब हम एनोनिमस फंक्शन को बनाएंगे तो हमें लैम्डा कीवर्ड यूज करना होगा। तो बहुत से ऑथर्स कौन होते हैं? वो जो किताब लिखते हैं। बहुत से ऑथर इस टॉपिक का नाम क्या रख देते हैं? लैम्डा फंक्शन भी रख देते हैं। जबकि लैम्डा फंक्शन का नाम नहीं है, लैम्डा एक कीवर्ड का नाम है जिसके थ्रू हम एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। तो एक्चुअल टॉपिक का नाम होता है एनोनिमस फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन, जिसको बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसलिए लोग इसे लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले मैं सिंटैक्स में आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स में कैसे लैम्डा फंक्शन को बनाया जाता है। फिर आपको इनका यूज बताऊंगा कि ऐसे फंक्शन का यूज हम कहाँ करें फिर। ठीक है, और रियल लाइफ में क्या हम एनोनिमस चीजों को जानते हैं? फेसबुक पे जो पोस्ट आती है उसके अलावा क्या हमने रियल लाइफ में एनोनिमस चीजों को कभी एक्सपीरियंस किया है जिसकी पहचान हम नहीं चाहते, लेकिन वो है, मौजूद है, बट उसकी पहचान हम नहीं चाहते? तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको रिलेट करने में आसानी होगी एनोनिमस और लैम्डा को, है ना? आप मान लीजिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ऑटो में या किसी बस में। तो वहां पर बस का जो कंडक्टर है, आप उसके साथ बात करते हैं टिकट लेने के लिए, वो आपको टिकट देता है। 2 से 3 मिनट आप उससे बात करते हैं। ठीक है, क्या आपने उससे उसकी पहचान पूछी कि आपका नाम क्या है? तो वो कंडक्टर उस बस में आपके लिए एक एनोनिमस एंटिटी हो गया। मौजूद तो है बस में, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आप उसकी पहचान नहीं जानते। तो आप उसे एनोनिमस वे में यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप मान लीजिए कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में आपने फ्यूल अपनी कार में पड़वाना है। तो वो जो पर्सन है जो फ्यूल डाल रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या आपने उसका उसका नाम पूछा, भाई नाम क्या है आपका? नहीं पूछते। तो आप उसे एनोनिमस वे में यूज कर रहे हैं उस समय। होटल में खाना खाना जाओगे, वेटर आएगा, उसका नाम नहीं पूछते, बट उसके साथ आप आधा घंटा बैठोगे। ठीक है, तो आप इन सारे एग्जाम्पल में एनोनिमस कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, नेचुरली हम नहीं करते हैं ऐसा। हम कंडक्टर से उसका नाम क्यों पूछें भाई? हम फ्यूल वाले से उसका नाम क्यों पूछें? हम वेटर से उसका नाम क्यों पूछें? क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्या पता कल ये मिलेगा नहीं मिलेगा हमारी लाइफ में दोबारा। अगर हम श्योर हैं कि यार मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा और आगे तक इसका यूज होगा, तो शायद हम इंटरेस्टेड होंगे उसके बारे में जानने में। क्योंकि हम चाहते हैं, पता नहीं कल को हम फ्यूल इस पेट्रोल पंप से पड़वाएंगे नहीं पड़वाएंगे, क्या पता कल यहाँ होगा नहीं होगा, कहीं और नौकरी पर चला गया होगा। क्या पता हम इस बस में कल आएंगे नहीं आएंगे, या कभी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो क्या पता ये कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम शायद उससे उसका नाम नहीं पूछते। तो हम अगर साइंस को देखें तो हम डेली लाइफ में एनोनिमस वे में उन लोगों से जनरली बात करते हैं या उस तरह से डील करते हैं जहां पर हमें लगता है कि वन टाइम यूज है। वन टाइम यूज,
जैसे वो पानी के गिलास आते हैं ना फंक्शनों में डिस्पोजेबल वाले, एक बार यूज करा थ्रो, यूज एंड थ्रो, है ना। तो उस तरह के साइंस में जब भी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं तो वो सब एनोनिमस ही तो है हमारे लिए, हैं, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका यूज एक जगह था बस, उसके बाद हमारी लाइफ में उनका यूज नहीं है शायद। ठीक है, ऐसा ही साइंस आएगा जब मैं कोर्ट में आपको पढ़ाऊंगा, इसी साइंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया ऐड, जो दो नंबर को ऐड करने वाला काम करेगा यूजिंग डेफ, जैसे आज तक हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से मैंने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। अब मुझसे कहा गया कि सर इक्विवेलेंट लैम्डा फंक्शन बनाकर दिखाइए इसी काम को करने का। तो उसके लिए लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे हमारा डेफ कीवर्ड था, लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे स्पेस। वहां हमने नाम क्या रखा है, ऐड, नाम तो यहाँ देने नहीं है आपके लिए। अब पैरामीटर बनाएंगे, पैरामीटर वहां बनाते थे पैरेंथेसिस का यूज करके, यहाँ पर पैरामीटर बिना पैरेंथेसिस के बनाएंगे। नाम क्या रखोगे पैरामीटर का, वो आपकी पसंद का। उसके बाद सर ऑर्डिनरी फंक्शन जो डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, इंडेंटेड ब्लॉक में हम लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक एक लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा ना हम क्या लिख रहे हैं। तो हमने छोटा लॉजिक लिखा, 1 लाइन में आ गया। लैम्डा फंक्शन का लॉजिक इन लाइन लिखा जाता है, इन लाइन मतलब सेम लाइन में लिखा जाता है, कॉलन, और इसी के आगे क्या लिखेंगे, लैम्डा फंक्शन का लॉजिक। लैम्डा फंक्शन के लॉजिक में सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना अलाउ है। तो लैम्डा फंक्शन के लॉजिक में सिर्फ आप क्या लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, और वो एक्सप्रेशन मैंने बना दिया ए प्लस। अब जो भी आप लैम्डा फंक्शन के एक्सप्रेशन में लिखेंगे वही लैम्डा फंक्शन का लॉजिक होगा, और एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि इनलाइन डेफिनेशन दी जा रही है, ब्लॉक आप नहीं बना सकते इसका। और जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं वो कंप्यूट होगा और ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा, आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट लैम्डा फंक्शन बनकर तैयार हो गया। अब सर एक चीज बताओ, ये बन गया हमारा फंक्शन ऐड, ये बन गया लैम्डा फंक्शन। अब अगर मैं कॉल करना चाहूँ ऐड फंक्शन को तो मैं कर सकता हूँ, ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, उसमें अपना 2 वैल्यूज पास करूंगा, कॉल हो जाएगा, मुझे उसका रिजल्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, अगर मैं लैम्डा को कॉल करना चाहूँ कैसे करूंगा? नाम तो उसका है नहीं, क्या लैम्डा नाम है फंक्शन? हमने कहा नहीं, लैम्डा तो कीवर्ड का नाम है, जैसे डेफ कीवर्ड का नाम है ऐसे ही लैम्डा कीवर्ड का नाम है। तो कॉल करने के लिए, पुकारने के लिए, किसी को पुकारने के लिए उसका नाम तो पता होना चाहिए। अब किसी का नाम ही नहीं, उसे कैसे पुकारोगे? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आ गया कि लैम्डा फंक्शन चलो बना लिया आपने, इस्तेमाल कैसे करोगे फिर? तो आंसर आया कि लैम्डा फंक्शन जनरली जिस जगह डिफाइन किया जाता है उसी समय अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है, उसके बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लैम्डा फंक्शन जहां बनाया गया है उसी समय अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, 2 तरीके से। पहला, लैम्डा फंक्शन को बनाकर आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब अगर आप लैम्डा फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसके नाम से इसे कॉल करेंगे। लैम्डा फंक्शन का अपना निजी नाम नहीं है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर लेकिन हो सकता है। अब वो अपने वेरिएबल के नाम से ही कॉल किया जाएगा। तो अब मैं इसे ऐसे कॉल करता हूं एफ, और जो 2 पैरामीटर की वैल्यू मुझे देनी है वो यहाँ से मैं ऐसे दे पाऊँ। तो लैम्डा फंक्शन का अपना कोई नाम नहीं होता है, अगर मैं उसे आगे के प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, और अब वो वेरिएबल के नाम से ही लैम्डा फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो इसकी पहचान नहीं थी लेकिन मैंने इसकी अपनी कोई पहचान दे दी।
एक ही एक्सप्रेशन लिखना अलाउड है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि फिर इसमें और ऐड में फर्क क्या रह गया। फिर तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं ऐड को ऐड नाम से कॉल कर लूंगा, और जब भी मुझे लैम्डा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी मैं उसको एफ नाम से कॉल कर लूंगा। तो दोनों में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? नाम तो अल्टीमेटली आपने दे ही दिया, चाहे वो एक वेरिएबल का दिया। तो अब मैं वो एग्जाम्पल जो दिए थे 3-4, वो वाला फील आपको लाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, देखिएगा मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग एलिमेंट रखे। अब मैं चाहता हूं इस लिस्ट के हर एलिमेंट की लेंथ निकाली जाए। इस लिस्ट के हर एलिमेंट की लेंथ निकाली जाए। इस काम को हम लेन फंक्शन से आसानी से कर सकते हैं। मैप लगाओ, लेन पास करो, एक्स पास कर दो, हर किसी की लेंथ आ गई। अगर मैं आपसे कहूं इस लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट है और हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है, अब बताओ स्क्वायर करने का फंक्शन पाइथन में नहीं होता, स्क्वायर करने का फंक्शन। तो अब मुझे अपना कोई फंक्शन बनाना है जो पहले स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करके एलिमेंट वापस करेगा। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, डेफ स्क्वायर, एक नंबर आएगा और रिटर्न कर देंगे नंबर इनटू नंबर, और यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन को पास कर देंगे। अब ये बताओ इस स्क्वायर फंक्शन को मुझे कहाँ पास करना पड़ा? मैप के अंदर। तो अब यहाँ पर मुझे सजेस्ट किया गया लैम्डा, कि आप यहाँ पर लैम्डा बनाकर इस काम को कर सकते। जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ होगा। अब देखो इस बार आपने स्क्वायर फंक्शन नहीं बनाया, लिस्ट है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लिस्ट को ताकि अलग देखे। इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है। तो मैप से हमने कहा मैप, हमने फंक्शन बना तो नहीं रखा है पहले से, लेकिन ताजा ताजा बनाकर आपको दे देते हैं। ठीक है, तो हमने लैम्डा फंक्शन बनाया और जिस समय बनाया उसी समय इसका इस्तेमाल कहाँ कर लिया? मैप फंक्शन के अंदर। तो अब जब मैप या फिल्टर हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि मैप और फिल्टर में हमें एक फंक्शन पास करना होता है, तो उस समय हम लैम्डा के बारे में सोच सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन हम जनरली मैप और फिल्टर के साथ यूज करते हैं किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करने में। अब डिफरेंस सर इसमें और इसमें क्या फायदा हुआ? काम इससे भी हो रहा है, काम इससे भी हो रहा है, तो ऐसे क्यों ना करें, नई चीज क्यों सीखें? लैम्डा कीवर्ड से लैम्डा फंक्शन बनता है, लैम्डा कीवर्ड से एनोनिमस फंक्शन बनता है। लैम्डा फंक्शन नहीं है, लैम्डा कीवर्ड है, लेकिन उससे क्या बनता है? एक एनोनिमस फंक्शन तो बनता है। तो यहाँ पर मैप को हमें एक फंक्शन देना है, उसे मतलब नहीं है कि वो एनोनिमस दे रहे हैं आप या उसको एक नाम दे के दे रहे हैं, वो दोनों तरह के फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो पॉइंट चल रहा था वो ये कि इसमें क्या कमी है, ये आसान है, समझ में आता भी है, ये नई चीज क्यों आप पढ़ा रहे हैं? अब वो एग्जाम्पल जो मैंने 3-4 दिए थे उनको रिलेट करना। ये जो फंक्शन स्क्वायर है इसका इस्तेमाल मैप कर रहा है। क्या मैप के अलावा मैं इसको इंडिविजुअली कॉल कर सकता हूं ऐसे करके किसी और नंबर का स्क्वायर करने के लिए? हमने कहा फंक्शन अवेलेबल है, ये थोड़ा ना कि इसको सिर्फ मैप ही इस्तेमाल करेगा, कोई भी करे कहीं से भी करे। बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये फंक्शन यूज एंड थ्रो होना चाहिए। यूज एंड थ्रो मतलब एक ही जगह यूज होना चाहिए, इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं होना चाहिए, एक ही जगह इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और वो कौन है? सिर्फ मैप फंक्शन। तो अब कैसे बनाएं इसको? रियल लाइफ में इतने सारे एग्जाम्पल में यही तो था। जिस चीज को हमें लगता है एक ही बार हम यूज करेंगे इसको, हम उससे उसकी पहचान पूछते ही नहीं है। हम उसको कैसे डील करते हैं? एनोनिमस वे में डील करते हैं।
तो उसी पॉइंट पर यहाँ पर पाइथन ने कॉन्सेप्ट ला कर दिया कि आप मैप फंक्शन के अंदर स्क्वायर फंक्शन को एनोनिमस बना के पास कर दो। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? मैप, क्योंकि मैंने इसको कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है, जैसे यहाँ कर लिया था दिखाने के लिए। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब इस फंक्शन को, अच्छा मान लीजिए मैं क्यूब निकालना चाहता हूं, ये लो। अब मैं आपसे को मुझे फिर से एक एलिमेंट है इसका क्यूब निकालना है। मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है 11, इसका क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे? फंक्शन नहीं है मेरे पास, ताजा ताजा बना था किसके पास? मैप के पास बना था, बस मैप ही इसका यूज करेगा, कोई और इसका यूज नहीं कर पाए। तो लैम्डा फंक्शन का पर्पस बहुत स्पेसिफिक है। हर जगह लैम्डा फंक्शन नहीं पाए जाते। लैम्डा फंक्शन पाए जाते हैं मैप और फिल्टर जैसे जो हमारे रेडीमेड फंक्शन है इनके अंदर, क्योंकि इन्हीं में इनका यूज है, अदरवाइज उनका कहीं कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन में हम जो अपने फंक्शन पास करते हैं, वो फंक्शन अगर हमारे पास नहीं है पहले से, तो हम उन्हें उसी समय बनाकर एनोनिमस वे में पास कर सकते हैं। तो फंक्शन एज आर्गुमेंट पास करने के लिए लैम्डा फंक्शन को लाया गया। फिर से समझते हैं, लैम्डा फंक्शन का जो यूज है वो क्या है? फंक्शन एज आर्गुमेंट। अगर किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना है, भाई आप मैप फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू तो हमें आती है करने, हम एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो हम कर सकते थे कैसे? पहले वो फंक्शन बनाना होता मुझे, उसके बाद उसका नाम यहाँ लिख देते। अब मैं वो फंक्शन का इस्तेमाल आगे के प्रोग्राम के लिए नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ फंक्शन आगे के प्रोग्राम में अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए, कोई और उसे यूज कर ही ना पाए, सिर्फ मैप ही उसको यूज करे। तो कैसे करें ऐसे? तो क्या करा गया, वो फंक्शन अलग बनाना ही नहीं है, सीधा मैप के अंदर बनाकर पास कर सकते। फिल्टर में यूज हो सकता, हमने कहा इसी में देखो, मुझे इस लिस्ट को फिल्टर करना है, इसमें से इवन एलिमेंट निकालने हैं। क्या करूंगा मैं? अब यहाँ पर लॉजिक लगाओ इवन ऑड का, कि अगर एलिमेंट जो नम में आए वो इवन हो तो ट्रू वापस हो जाए, और अगर ऑड आए तो फॉल्स वापस हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूं? इफ, इसकी जरूरत ही क्या है, सीधा लिख दो नंबर रिमाइंडर इक्वल, रिमाइंडर टू इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। ट्रू आएगी तो फिल्टर उसको फिल्टर कर लेगा, फॉल्स आएगी तो फिल्टर नहीं करेगा। ये 2 6। सर मुझे ऑड एलिमेंट फिल्टर करने हैं। इस तरह से लैम्डा फंक्शन को हम ज्यादा बार मैप और फिल्टर के अंदर ही यूज करते हैं, कोई भी काम कराने के लिए मैप से या फिल्टर से। अदरवाइज हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में बिना मैप के बिना फिल्टर के जो डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनते हैं उन्हीं का ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, लैम्डा हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई गेस मैंने पढ़ाया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, याद दिला देना। नेस्टेड फंक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे नेस्टेड कंडीशन होती है, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप, सेम मैनर में कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड फंक्शन का, फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। चलो देखते हैं। डेव एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए शो नाम से, जब मैंने लैम्डा पढ़ाया था उसी समय बोला था कि लैम्डा में जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है, हमें रिटर्न कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मन करेगा लगा के देख लेना, और क्या है, बहुत बहुत गलत होगा, सही होगा तो चल ही जाएगा, गलत होगा तो एरर आएगी, एरर आ गई।
तो लैम्डा में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ऑटोमेटिक वो रिटर्न होता है। तो एक तरह से देखो तो हमारा फायदा ही हो रहा है, हमें कम लिखना पड़ रहा है। अगर हम अपने लॉजिक को एक एक्सप्रेशन सिंगल एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं तो लैम्डा में हमें कम कोड लिखना पड़ेगा, डैश में ज्यादा कोड लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल वापस आ जाओ इस टॉपिक पर। नेस्टेड फंक्शन, मान लीजिए मेरे पास शो नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने लिखा एप्पल, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन और बनाया डिस्प नाम से, और यहाँ लिख दिया मैंगो। उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया मान लीजिए ऑरेंज। तो इस कोड को समझिए, इस कोड में दो फंक्शन है, एक शो फंक्शन है और शो फंक्शन के अंदर डिस फंक्शन बनाए गए। तो हम डिस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। और जो शो फंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर या टॉप लेवल फंक्शन, आउटर फंक्शन या टॉप लेवल फंक्शन कहेंगे। अब अगर मैं शो फंक्शन को कॉल करता हूं तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल मैंगो ऑरेंज, या सिंपल एप्पल, या एप्पल के साथ ऑरेंज। मैंगो नहीं आना था, क्योंकि अगर मैंगो आ जाता इसका मतलब ये होता फिर तो डिस फंक्शन भी चल गया। तो डिस फंक्शन है अपने आप में फंक्शन, भले ही वो नेस्टेड फंक्शन है, बट फंक्शन का रूल तो फॉलो ये भी करेगा कि कोई भी फंक्शन तभी चलता है जब क्या किया जाए, उसे कॉल किया जाए। तो डिस को तो अभी मैंने कहीं कॉल ही नहीं करा है, इसलिए डिस फंक्शन नहीं चला, जो कि सही है। अब अगर मैं इसे कॉल करने जाऊंगा तो फिर से मन में क्वेश्चन उठेगा, अगर ये चल गया तो नेस्टेड डिस फंक्शन अगर मेरे पास है और एक आउटर वाला डिस्प होता तो फिर फर्क क्या रहा दोनों में, तो ये एरर आएगी, नहीं चलेगा, बोलेगा डिस्प आई नहीं। अब चीजों को रिलेट करते हैं एक पुराने टॉपिक से। किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना दिया जाए तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और उसका इस्तेमाल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर हो सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन बनाया जाए तो इसे लोकल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ कौन कर सकता है, शो फंक्शन ही कर सकता है, क्योंकि ये इसका लोकल है। तो अब अगर डिस्क को कॉल करना है तो शो के अंदर से ही कॉल कर पाएंगे। अब शो के अंदर से मैंने इसको कॉल कर दिया, कितनी बार भी कर सकते हो, हमने कहा कितनी बार भी कर सकते हो, शो के अंदर शो कॉल नहीं करना है, फिर तो रिकर्सन चल पड़ेगा, डिस्क कॉल कर। ऑरेंज से पहले भी करना चाहते हो तो पहले कर दो, लेकिन डेफिनेशन के बाद ही करना। शो के अंदर से कॉल कर सकते हो, लेकिन शो के अंदर से भी कब कर पाओगे, जब नेस्टेड फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी उसके आगे से। तो इस तरह से नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के अंदर से ही कॉल होगा, और जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं इसे नेस्टेड फंक्शन को, कौन सा काम ये कर लेगा जो हमारा आउटर फंक्शन नहीं कर पाएगा। भाई ये भी तो सारे काम कर ही लेगा, और हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि डिस्क को एक ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह बना देते हैं आउटर पे, जैसे अब तक बनाते आए हैं, क्यों नेस्टेड बना रहे हैं। तो इसका आंसर आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है, लेकिन आपको बस रिलेट करना रह गया था। इमेजिन करिए मेरे पास एक फंक्शन है f1, मैं बस एक डमी कोड बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, 50-100 लाइनें लिखी। अब इन 50-100 लाइन में ये जो 3 लाइनें हैं वो यहाँ पर आई, और यही 3 लाइनें फिर से यूज हो रही हैं, और यही 3 लाइनें फिर से यूज हो रही हैं। तो एक फंक्शन के अंदर कुछ कोड ऐसा है जो उस फंक्शन के अंदर बार बार यूज हो रहा है, बार बार लगातार नहीं हो रहा है। अगर बार बार लगातार हो रहा होता तो लूप लगा लेता, बार बार अलग अलग जगह यूज हो रहा है, कभी यहाँ पर यूज हो गया,
बीच में आ गया, लास्ट में आ गया। तो अब मुझे ना कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। जब किसी कोड को आप कई बार इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए टॉपिक क्या पड़ा था, फंक्शन। तो मैंने क्या करा, इन 3 लाइन के कोड को उठाकर एक दूसरे फंक्शन में डाल दिया, लाइक एफ, और इस फंक्शन के अंदर वो 3 लाइनें लिख दी। अब हमसे क्या बोला गया कि अब आप अपना दोबारा बनाओ F1 फंक्शन, और जब भी आपको वो 3 लाइनें चाहिए, यहां से सिर्फ क्या कर दो, F2 कॉल कर दो, अपना आगे बढ़ो। फिर चाहिए F2 कॉल कर दो। तो जब जब ये 3 लाइनें आपको यूज करनी होती हैं, अब बार बार F1 में लिखनी नहीं पड़ रही है, सीधा क्या कर देते हैं, F2 को आप कॉल कर देते हैं। अप्रोच बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस अप्रोच में। दिक्कत अब आती है, ये बात F3 फंक्शन को पता चल गई। अब F3 ने अपने अंदर से F2 कॉल कर दिया, तो क्या ये कॉल होगा या एरर आ जाएगी कि F3 आपके लिए नहीं था, ये तो बस F1 के लिए था। नहीं, ऐसा तो हम चाहते हैं ना, अभी थोड़ा ना आएगी। अभी तो F2 फंक्शन फ्री है, कोई भी यूज करे कहीं से। हम चाहते हैं एरर आए, क्यों, क्योंकि हम F2 फंक्शन सिर्फ F1 के अंदर इस्तेमाल होने के लिए ही बनाना चाहते हैं, पूरे प्रोग्राम के लिए F2 को अवेलेबल हम नहीं करवाना चाहते। लेकिन अभी आप इसको अगर आउटर लेवल पर बनाएंगे तो ये हर जगह से अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी इसे कहीं से कॉल कर सकता है। अब क्या करोगे, इसको उठाकर, ये जो आपने बनाया है, इसको उठाकर कहाँ लिख दो, F1 के अंदर एज ए नेस्टेड। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, F1 कर सकता है, कोई और बाहर से करेगा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो। लोकल का इस्तेमाल जिस फंक्शन के अंदर वो बनाया गया है सिर्फ वही कर सकता, कोई और कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि क्यों हमने पढ़ाया नेस्टेड फंक्शन। तो एक सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, हम अपने कोड को सिक्योर करना चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेटनेस, हम अपने किसी कोड को एक फंक्शन तक प्राइवेट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उसको पूरे प्रोग्राम में दिखाना। तो हम क्या करेंगे, उस कोड को हम अपने जिस फंक्शन में लिख रहे हैं उसी फंक्शन के अंदर एज ए नेस्टेड फंक्शन बनाकर लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम किसी कोड को एक फंक्शन के अंदर जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार लिखने की बजाय हमें सजेस्ट किया गया कि आप क्या करिए, आप उस कोड को भी एक फंक्शन में लिख दीजिए और उस फंक्शन को एज ए नेस्टेड फंक्शन बनाइए, ताकि कोई और प्रोग्राम में उसे यूज ना कर पाए। समझ में आ गया कहानी कि नेस्टेड फंक्शन को क्यों पढ़ा जाता है। अब नेस्टेड फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो कुछ यूज केस हैं जो आपके बनकर आते हैं। जैसे एक यूज केस आएगा, x इक्वल टू 10, x अब इस कोड को चलाएंगे तो क्वेश्चन क्या है, क्या नेस्टेड फंक्शन, देखो इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में घुमाकर कैसे पूछा जाएगा, पहले आपसे कहलवाएंगे कि क्या लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के दूसरे फंक्शन में यूज हो पाएंगे या नहीं, आप मना कर दोगे कि लोकल वेरिएबल है, जिस फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं वही फंक्शन यूज कर सकता, दूसरा फंक्शन यूज नहीं कर सकता। ये बात आप भी एग्री करेंगे और इंटरव्यूअर भी एग्री करेगा इस बात पर। तो फिर आपसे क्या पूछेगा वो, क्या अच्छा ये बताओ, अगर मैं शो फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल बना दूं एक्स तो सामने दिख रहा है, और इसका इस्तेमाल मैं डिस फंक्शन में करूं, तो होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है। तो अभी तक बात चल रही थी किसी एक फंक्शन के वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका लोकल होता है। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, जो दूसरा फंक्शन है वो एक नेस्टेड फंक्शन है आउटर का। तो अब आउटर वाले फंक्शन का लोकल वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन में यूज हो सकता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे एक फंक्शन का वेरिएबल दूसरे फंक्शन में यूज होगा।
तो वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि नेस्टेड फंक्शन बताओ। सिर्फ नेस्टेड फंक्शन ही एक रास्ता है जिसमें हम आउटर फंक्शन के लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो कहने के लिए एक अलग फंक्शन है, बट कॉन्सेप्चुअली उसका नेस्टेड है, उसी का हिस्सा है, इसलिए ये इसका यूज कर पा रहा है। तो डिस्क के अंदर भी देखो एक्स आया 10, और शो के अंदर जब डिस्क कॉल कर दिया उसके बाद भी एक्स का यूज हमारा हो रहा है। अब अगला पड़ाव इसमें यह आता है कि क्या होगा, नेस्टेड फंक्शन ने वैल्यू बदल दी। तो अब यहाँ पर तो x की वैल्यू 20 आएगी, क्लियर है। अच्छा, मन में क्वेश्चन ये भी आया कि क्या नेस्टेड फंक्शन अपना वेरिएबल बना सकता है। हमने कहा भाई मान लो बाई नाम से बनाए, तो बाई नाम से तो बन ही जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने कहा बिल्कुल बनेगा। और अगर नेस्टेड फंक्शन का ही नहीं, मैं तो x नाम से बनाऊंगा। तो अब ये बताओ, क्या ये माना जाए कि नया वेरिएबल है डिस्क का, या ये माना जाए कि नहीं आउटर वाले का ही चेंज हो रहा है यहाँ पर। क्या माना जाए, नया। अच्छा ठीक है, अगर आप जो कह रहे हैं आपकी बात सही है, तो यहाँ पर x एक नया लोकल वेरिएबल है डिस्क के लिए, ना कि इस वाले में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर तो 20 आएगा। अब इसका जो वजूद है वो कब तक है, जब तक डिस्क फंक्शन मेमोरी में जिंदा है। जैसे ही डिस्क फंक्शन कंप्लीट हुआ ये मेमोरी से डिलीट हो गया होगा। अब आगे कोड बढ़ रहा है, और आगे शो के स्टेटमेंट में एक्स का यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 या 20। 10। अगर 10 आई तो जो आपने कहा वो सही है कि भाई ये इसका लोकल था और इस तक सीमित है। आगे कोड में शो फंक्शन के अंदर जब भी एक्स यूज होगा तो उसका अपना वाला यूज होगा। यहाँ 20 आया डिस्क के अंदर, और यहाँ पर कितना आया अभी 10। इसका मतलब ये वाला जो एक्स है वो नया है, जो सिर्फ डिस्क फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल नहीं होगा। इससे हम, अच्छा मान लो यहाँ पर मैं वाई कर देता और यहाँ पर वाई लिखता, तो बताओ यहाँ पर वाई चलेगा या नहीं चलेगा। आउटर वाले फंक्शन के वेरिएबल को नेस्टेड फंक्शन यूज कर सकता, उल्टा नेस्टेड फंक्शन के वेरिएबल को क्या आउटर फंक्शन यूज कर सकता है, देख लेता हूँ। कर्नल को रीस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बाइक पहली बार आ चुका था कर्नल में। क्या कह रहा है, बाई इज नॉट, यानी कि आउटर फंक्शन का वेरिएबल नेस्टेड में यूज हो जाता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट, क्योंकि इसका स्कोप खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो मैं कर रहा था उसको कर। अब मैं चाहता हूं कि जब नेस्टेड फंक्शन कोई वेरिएबल बनाता है तो उसका अपना नया नाम माना जाए, वो अपने आउटर फंक्शन में मॉडिफिकेशन माना जाए। कैसे करोगे, ग्लोबल। चलो इन्होंने एक सजेशन दिया, ग्लोबल एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ग्लोबल कर दूंगा, तो ये ग्लोबल एक्स हो गया। ठीक है, 20 आ गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एक्स चलेगा नहीं चलेगा, ग्लोबल हो गया। अब तो ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो पाएगा। देखते हैं सर, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 20, क्यों, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब इसका यूज जब भी होगा एज ए ग्लोबल वेरिएबल होगा, लेकिन शो फंक्शन के अंदर ऑलरेडी एक एक्स नाम का वेरिएबल पड़ा हुआ है। अगर शो फंक्शन के अंदर मैं एक्स को यूज करूंगा तो पहले शो फंक्शन अपने लोकल को प्रायोरिटी देगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया 10। अब इस जगह पर ये वाले एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इस जगह पर अगर चलेगा तो कौन सा वाला एक्स चलेगा, ग्लोबल वाला। तो मैं यहाँ से ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाना चाहता, मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल सिर्फ आउटर फंक्शन तक रखना चाहता हूँ। इस वेरिएबल को मैं नहीं चाहता बाहर कोई यूज करे। तो यहाँ पर ग्लोबल की जगह एक नया कीवर्ड आया जो मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है, नॉन लोकल। नॉन लोकल कीवर्ड क्या करता है
किसी नेस्टेड फंक्शन में इस्तेमाल होगा। अगर ये नेस्टेड फंक्शन नहीं होता तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो नॉन लोकल कीवर्ड नेस्टेड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है ये कहने के लिए कि जिस वेरिएबल को नॉन लोकल बताया जा रहा है, अब वो वेरिएबल हमारा नया लोकल वेरिएबल नहीं माना जाएगा, आउटर वाले में चेंज माना जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 10 है, अब ये आउटर वाले फंक्शन का जो x वेरिएबल है उसमें चेंज माना जाएगा। तो यहाँ भी 20 आएगा और यहाँ भी 20 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगी? एरर, क्योंकि आउटर वाले का x है, आउटर वाला x सिर्फ शो की बाउंड्री में अवेलेबल होगा, उसके बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है, और बाकी बाहर यूज करोगे तो एरर है, क्योंकि ये सिर्फ शो के अंदर तक लिमिटेड होगा, शो के बाहर इसका यूज नहीं होगा। नहीं, वो नेस्टेड नहीं कहलाएगा। ना 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 ना, वो तो अलग ही हो गया। नेस्टेड तब है जब वो डिफाइन हो। हाँ, मतलब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि काफी लोगों में ये बात है, कहीं कहीं मैंने भी समझी है कि आपको ऐसा फील होता है कि मान लीजिए एक फंक्शन बनाया मैंने ऐड, अब ऐड के अंदर कोई स्टेटमेंट चल रहा है, अब यहां से मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर दिया, तो क्या ये नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा? नहीं। नेस्टेड का मतलब है डेफिनेशन फंक्शन के अंदर होनी चाहिए, डेफ कीवर्ड लिखा होना चाहिए, जबकि मल्टीप्लाई फंक्शन से कॉल हो रहा है, डिफाइन तो कहां पर है? वो कहीं आउटर लेवल पर ही होगा ऐसे करके। तो मल्टीप्लाई फंक्शन को हम टॉप लेवल फंक्शन या आउटर फंक्शन का नाम देंगे, नेस्टेड फंक्शन का नाम नहीं देंगे। तो नेस्टेड फंक्शन अपने अंदर से किसी भी आउटर फंक्शन को कॉल कर सकता है, जो बाहर बने होते हैं उनको कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, ग्लोबल और नॉन लोकल सेम होते तो फिर यहाँ पर एक्स चल जाता। नॉन लोकल वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज होता है, क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, और आगे के प्रोग्राम में डिस्क के अंदर जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो वो आउटर में चेंज मानते हुए इस्तेमाल होगा, ओवरलैप कर देगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ये आउटर वाले ग्लोबल को नहीं, आउटर वाले वेरिएबल को ओवरलैप कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा, उसकी वैल्यू को बदल देगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल की बात नहीं कर रहा है, ये आउटर वाले फंक्शन की बात। तो नॉन लोकल कीवर्ड आउटर फंक्शन के वेरिएबल को रेफर करता है, ग्लोबल वाले को रेफर नहीं करता। बना देते हैं, डिफाइन क्या करते हैं। अब बताओ, अब ये जो चेंज होगा ये किस में चेंज करेगा? इस वाले में करेगा, इस वाले में करेगा, किस में करेगा? ये नॉन लोकल कीवर्ड किसको रेफर करेगा? आउटर वाले को रेफर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ कौन सा वाला x मिलेगा? 100। क्लियर है? लोकल, नॉन लोकल, ग्लोबल, तीन हो गए। बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन जो आउटर लेवल पर बनाया जाता है, जो किसी के अंदर नेस्टेड नहीं है, ग्लोबल ऑटोमेटिकली होता है। फंक्शन को अलग से ग्लोबल बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई भी फंक्शन जो नेस्टेड नहीं है किसी के अंदर, जैसे शो, तो शो ऑटोमेटिकली ग्लोबल है, इसको कहीं से कोई भी कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन के लिए जो भी आप आज तक कोड लिखते आ रहे थे आउटर लेवल पर, टॉप लेवल पर, वो ग्लोबल फंक्शन ही है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर नेस्टेड नहीं है तो वो ग्लोबल है। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे कहा जाए कि जब नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन का डेटा यूज करता है, तो ऐसे नेस्टेड फंक्शन को
एक नया नाम दे दिया गया, सिर्फ नाम नया दिया गया है, क्लोजर फंक्शन। तो कि आपसे पूछे क्लोजर फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नेस्टेड फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन का डेटा यूज करे, ऐसे नेस्टेड फंक्शन को क्लोजर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बस, यानी हो गया, ये तो हमने पढ़ा दिया, ये हो गया। तो ये जो डिस फंक्शन है, ये क्या है, एक क्लोजर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर नहीं कह सकते, यहाँ पर सिंपली एक, नहीं यहाँ भी है क्योंकि एक्स यूज कर रहा है, इस वाले में नहीं कर सकते क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन कोई डेटा यूज नहीं कर रहा है, तो ये सिंपली नेस्टेड कहलाएगा। बाकी दोनों फ्लेवर जो मैंने पढ़ाए हैं ये नेस्टेड है, और नेस्टेड के साथ कौन है, हमारे क्लोजर भी है। तो क्लोजर फंक्शन क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन दैट ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन का डेटा यूज करता है क्या कहलाता है, क्लोजर फंक्शन कहलाता है। तो जो बाद के दो नेस्टेड फंक्शन मैंने पढ़ाए थे, ये क्लोजर फंक्शन। हाँ हाँ, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, और बचे कुछ फंक्शन के कॉन्सेप्ट का। जनरेटर, जनरेटर फंक्शन, नहीं वो थोड़ा अलग है। जनरेटर नॉर्मल फंक्शन का पार्ट। जनरेटर फंक्शन को समझने का एक आसान एग्जांपल देता हूं, बहुत कम समय में जल्दी समझ में आ जाएगा। जो हमने पाइथन में रेंज फंक्शन आज तक पढ़ा है, क्या काम होता है उसका, एक सीक्वेंस बनाकर हमें देना। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो हमें एक सीक्वेंस बनाकर वापस करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो हमें एक सीक्वेंस बना के वापस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, स्पेशली ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अपना लूप में करते हैं, दैट इज फॉर लूप के साथ करते हैं। तो अगर मैं अपना एक फंक्शन जनरेटर फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, डेफ, मान लीजिए मैंने इसका नाम माई रेंज कर दिया, ताकि सेम थोड़ा सा लगे, फील आए जहाँ कुछ वैसा ही चल रहा है। तो अगर कोई फंक्शन अपने अंदर से एक सीक्वेंस बनाता है, तो वो सीक्वेंस एक बार में वापस नहीं करेगा, उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट होंगे एक एक करके वापस करेगा। मान लीजिए मैं इस माई रेंज फंक्शन से 3 एलिमेंट की सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, 10 20 30 माना, ऐसा मैं करना चाहता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं क्या वापस करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले वापस करूंगा 10, फिर वापस करूंगा 20। लेकिन सर ये तो असंभव है, बताओ क्यों असंभव है ये, क्योंकि फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट चलने के बाद फंक्शन चलता ही नहीं है, आगे के रिटर्न कभी चलेंगे ही नहीं। दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर से रिटर्न 10 हो जाएगा, जितनी बार कॉल करेंगे हर बार 10 रिटर्न होगा, कभी 20 30 तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो अब यहाँ पर हमें एक नया कीवर्ड दिया गया जिसका नाम है ईल्ड कीवर्ड। ईल्ड, ईल्ड कीवर्ड क्या कहता है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, मान लो फंक्शन पहली बार कॉल हुआ लूप के अंदर से, तो हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक पहला ईल्ड नहीं आ जाता।
ठीक है, उसके बाद फंक्शन नहीं चलेगा। अब जब फॉर लूप में इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाएगा, तो अब हम जहां तक यील्ड चल चुका है उसके आगे का कोड चलाएंगे, और कहां तक चलाएंगे, सेकंड यील्ड वाले स्टेटमेंट तक चलाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बार जब ये फंक्शन चलेगा तो हम जहां तक अभी यील्ड हो चुका था उसके आगे से लेकर नेक्स्ट यील्ड तक चलाएंगे। इसको करके देख, फॉर आई इन, अभी तक आप रेंज लिखते थे, अब आप अपना वाला लिख दीजिए माई रेंज, कि आपका वाला फंक्शन भी तो सीक्वेंस वापस कर रहा है। अब ये फॉर लूप इस माई रेंज फंक्शन को जितनी बार चलाएगा, हर बार जो जो मैंने यील्ड कराया है वो एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो पहली बार आई में कौन आएगा, 10, अगली बार 20, फिर 30, लूप खत्म। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कोई मीनिंगफुल कोड बताइए इसका। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन इससे अच्छा तो हमारा पाइथन का रेंज है, क्योंकि मैं इस माई रेंज फंक्शन को जितनी बार भी इस्तेमाल करूंगा लूप के अंदर से, जब भी करूंगा हर बार ये 3 एलिमेंट वापस करेगा। इससे तो मेरा रेंज सही है, वो कम से कम पूछता तो है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। ये तो पूछ नहीं रहा, को शुरू 10 से करे खत्म 30 से करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस माई रेंज फंक्शन को थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। तो हमने कहा माई रेंज फंक्शन पूछे शुरू कहाँ से करना है, हमने कहा 10 से, खत्म कहाँ करना है, हमने कहा 30 पे। अब यहाँ पर आर्गुमेंट में रिसीव करो, मान लो स्टार्ट, और ये कर दिया आपने एंड। अब क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ लिखोगे ईल्ड स्टार्ट। अब आप सोचो कि अगला एलिमेंट आप क्या देना चाहते हो, स्टार्ट में कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ दो, तो कितना हो गया 10 के बाद, अच्छा 2 जोड़ दो, 10 के बाद कितना हो गया 12, फिर कितना हो गया, फिर कर दो, कितना हो गया 14, फिर कितना हो गया 16। अब बस आपने कहा इतना ही। अब देखो जब ये चलेगा तो अब इसमें स्टार्ट का तो यूज हुआ, लेकिन एंड का तो कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं आप अपने कोड में। लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो गलत भी नहीं है, देखो 10 12, तो 12 12 ही चल रहा है हर बार, क्योंकि हर बार हमारा क्या हो रहा होगा, स्टार्ट में +2 होकर वापस हो जाता होगा, वापस से स्टार्ट में स्टोर नहीं कर रहे हैं आप। तो आप क्या करो, अरे देखो जाओ यार, 1 मिनट रुक दो, मुझे करने दो, फिर मैं सब करता हूँ। अब देखो, हर बार जब आप यील्ड कर रहे हैं स्टार्ट के लिए, तो उस समय की जो अपडेटेड वैल्यू है वो आपकी हो रही है। अब सर इसमें एंड का तो यूज करके दिखाइए, एंड का यूज होगा, हमने कब करते हैं। तो इस काम को मैं बार बार कर रहा हूँ, एक लूप ना लगा लूँ यहाँ पर, बार बार कहाँ तक लिखूंगा मैं ऐसे, वाइल, अब देखिएगा स्टार्ट इज लेस देन एंड, यील्ड स्टार्ट, और स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस, दो दो के स्टेप पर आया, तो दो दो का तो आपने लिखा है ना, इसलिए दो दो का आ रहा है। अब 10 से लेके 29 तक आएगा। आप 3 3 का इंटरवल ले लो, आप 4 का ले लो, आप 5 का ले लो। तो आपको देखना है कि आप कितने के इंटरवल पे काम करना चाहते हैं। सर हम क्यों बताएं, यूजर से ना पूछ लें कि स्टेप कितना रखना है, हमने कहा ऐसा कर लो, ये और अच्छा हो जाएगा। हमने कहा स्टेप रखना है 2 का, स्टेप रखना है 1 का,
स्टेप रखना है 5 का, स्टेप रखना है 6 का। जब स्टेप बनकर रख रहे हैं तो 10 से लेकर 29 तक आ रहा है, ये मेरे हाथ में है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा दूंगा तो दोनों इंक्लूसिव हो जाएंगे, 10 से लेकर 30 तक आ जाएगा। अब मेरे हाथ में किसको इंक्लूसिव करना है किसको एक्सक्लूसिव करना है, तो हमने ऐसा कर दिया, तो जैसा होता आ रहा था वैसा हो गया। अब सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अभी बताओ आपने ऐसा करके कौन सा फायदा कर लिया? इतना तो हमारा रेंज फंक्शन कर ही रहा है, आपने बस ये बता दिया कि वो कैसे बना होगा। इस सबने ये तो सीख लिया कम से कम कि रेंज फंक्शन इंटरली बनाए कैसे क्या होगा। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि हमारा रेंज फंक्शन के साथ कंडीशन है कि वो तीनों इंटीजर होने चाहिए, हमने कोई कंडीशन रखी नहीं है। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है और गैप रखना है मुझे 2.5 का, तो मना नहीं करेगा ये। जबकि जो आपका रेंज फंक्शन मना कर देगा, कहेगा तीनों इंटीजर चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर शुरू करूंगा 1.5 से लेकर, तो मना थोड़ी करेगा, 1.5 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कुछ लगाया ही नहीं ना कि कौन क्या होना चाहिए, सब पे चलेगा ये तो। जबकि जो रेंज फंक्शन है वो सिर्फ इंटीजर पे चलता है, और जो मैंने अपना बनाया है ये इंटीजर फ्लोट दोनों पे चलने के लिए बनाया हो। लेकिन गलती से अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिख दिया तो एरर आ जाएगी, ठीक है? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर किसी ने स्ट्रिंग दे दिया तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, एरर आ जानी चाहिए। स्ट्रिंग कर सकते हो, फिर तीनों स्ट्रिंग होने चाहिए, उसके लिए अलग आप अपना बना सकते हो, बिल्कुल वो भी बना सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए क्या बना रहे हैं जी। यील्ड रिटर्न के बाद फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, बस। यील्ड के बाद फंक्शन पॉज होता है, खत्म नहीं होता है। जब अगली बार कॉल होगा तो यील्ड जहां तक हो चुका था वहां से आगे चलेगा, और उसके आगे फिर कब तक चलेगा, जब तक अगला यील्ड नहीं आ जाता। हाँ रिटर्न कर देंगे तो एक ही बार है खत्म। हाँ जी, नहीं स्ट्रिंग के साथ फिर आपको कैर फंक्शन यूज करना होगा, ओआरडी फंक्शन यूज करना होगा। चलो अरे लो, हाँ देखो, अब मैं चाहता हूँ भाई ए से लेकर और के तक क्या बना दो, एक स्ट्रिंग के लिए सीक्वेंस बना दो, एक एक का स्टेप रखना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, दो दो का रखना, ए के बाद सी के बाद ई, ऐसे करके। तो अब अभी तो कोड लिखा है उसमें, ये हो गया। अब यहाँ पर स्टार्ट, लेस देन, एंड, इस तरह से आप चला रहे हो, यील्ड कर रहे हो, और जब वापस करोगे देखते हैं क्या आएगा, ए, और ए के बाद एरर आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप इसको कॉन्केट नहीं कर सकते। जैसे ही कॉन्केट करने जाओगे वैसे ही हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। हाँ तो वही यहाँ पर कुछ करना होगा। तब क्या करो, ये जो स्टार्ट में आया है, इस स्टार्ट को, ये स्ट्रिंग है ना, ये हमारा इंटीजर है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एस का ही वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो एस का ही वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी करेक्टर की, ओआरडी, ओआरडी फंक्शन लगा। अब जो भी आया वो हमारा, मान लो ए, तो ए का ओआरडी वैल्यू आएगा 97, 97 में स्टेप जो भी दिया वो जुड़ गया 99, अभी वापस इंटीजर बन गया। अब जब वापस करेगा तो इंटीजर वापस करेगा, बस इंटीजर वापस नहीं कराना है मुझे। क्या कर दिया, फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, करेक्टर में, CHR फंक्शन लगाकर ओआरडी फंक्शन और CHR फंक्शन को अलग समझाता हूँ उस कोड से अलग। मेरे पास ओआरडी फंक्शन है, ये किसी भी करेक्टर की एस के वैल्यू लाकर देता है। कैपिटल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, 65, स्मॉल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, 97। तो किसी भी करेक्टर की एस के वैल्यू निकालने के लिए ओआरडी फंक्शन है।
तो किसी भी करेक्टर पे गुणा भाग प्लस माइनस करने के लिए पहले हमें उसकी एस के वैल्यू निकालनी होती है, तब उस पर गुणा भाग हो सकती है। डायरेक्ट करेक्टर और प्लस माइनस नहीं चलेगा। अब मेरे पास मान लीजिए एक एस की वैल्यू है, मुझे इसका करेक्टर चाहिए कि किस करेक्टर के एस की वैल्यू है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, CHR। CHR फंक्शन कहता है मुझे एस की वैल्यू दो और मुझसे वो करेक्टर ले जाओ। अब जैसे मैंने स्मॉल a की एस की वैल्यू निकाली, मान लो उसको मैंने i में स्टोर कर लिया। अब मैं चाहता था a में 2 जोड़ना, तो अब a में तो 2 जोड़ेगा नहीं, इसकी एस का ही वैल्यू में मैंने 2 जोड़ दिया, i = i + 2। अब अगर मैं i को प्रिंट कराऊंगा तो 99 हो गया होगा, बट यूजर को तो 99 पसंद ही नहीं आएगा, उसको तो C पसंद आएगा। तो इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दो, CHR लगा के। इस लॉजिक को मैंने यहाँ लगा दिया है। आपने कहा था स्ट्रिंग बना कर दिखा दो, इसलिए मैंने कर दिया, जबकि इस बात का जनरेटर से कोई मतलब नहीं। जनरेटर फंक्शन का मतलब होता है यील्ड से। कोई भी फंक्शन और जनरेटर फंक्शन में एक ही बात का डिफरेंस है, यील्ड कीवर्ड किसी भी फंक्शन को जनरेटर फंक्शन हमारा कहलाता है। अगर कोई फंक्शन में यील्ड न लगाकर रिटर्न लगा दूं तो वो ऑर्डिनरी फंक्शन, और किसी फंक्शन में यील्ड लगा दें तो वो एक जनरेटर फंक्शन हो गया। अगर वो जनरेटर फंक्शन हो गया तो आप उसको कॉल नहीं करेंगे, उसको कॉल करने के लिए आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। और अगर ये ऑर्डिनरी फंक्शन है तो फॉर लूप का कोई मतलब नहीं है, आप जैसे आज तक कॉल करते आ रहे थे वैसे ही कॉल करें। चलिए भाई, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे MySQL। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने MySQL पढ़ लिया है, रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, सेम टाइम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ना ही है फिर। ठीक है, चलिए।